नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। 2 दिन तक चली हिंसा और उसके बाद 2 दिन तक धुओं के गुबार में रहने वाले नेपाल में आज जाकर सियासी संकट खत्म होता नजर आ रहा है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। आज सुशीला कार्की के बारे में वो सच आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जेनजी के दबाव में नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला ले ही लिया गया। इसे जेनजी के बालेन शाह गुट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सुशीला कार्की का नाम फाइनल होने के बाद कुलमन खिसिंग और हरका सांपलांग के समर्थकों ने आज भी राष्ट्रपति आवास शीतल निवास के बाहर प्रदर्शन किया। तो सवाल ये, क्या नेपाल में अभी बवाल बाकी है? भले आ गई सुशीला कार्की, कैबिनेट में आएंगे जेनजी या कार्की को मंजूर नहीं कोई दबाव? अंतरिम पीएम बनने वाली सुशीला कार्की के पति पर बहुत बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। जिस नेपो किड्स को लेकर नेपाल जला, कैसा है उसका लग्जरी लाइफ, वो आपको दिखाएंगे। और नेपाल के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर अब कौन सा बन रहा है सामूहिक संन्यास का दबाव, आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तमाम मंथन और बैठकों के बाद आखिरकार यह तय हो गया कि अब नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशीला कार्की ही बैठने जा रही हैं। इसके साथ ही अब यह भी तय हो गया कि अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। देश को नई दिशा की ओर ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी जेनजी युवाओं की मांगों के आगे राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और जो भी संवैधानिक अड़चनें आ रही थी उसे भी खत्म करना पड़ा। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल और सुशीला कार्की के बीच हुई निर्णायक बातचीत में संसद भंग करने पर भी सहमति बन गई और आज किसी भी वक्त आज ही वो शपथ ग्रहण कर लेंगी। इस वक्त हम ताजा अपडेट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, किस वक्त शपथ ग्रहण होना है और यह कैसे पॉसिबल हुआ कि कल लगभग ना हो चला था, आज सुशीला कार्की पर बनी हामी। संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं, तमाम मामलों के जानकार। संजीव, लगातार अगर मैं ये कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, पसोपेश का खेल चलता रहा। पहले कोई और पत्ता, फिर कोई और पत्ता, आखिरकार सुशीला कार्की क्या संभव हुआ? देखिए, ये पहला नाम था सचिन जो सामने आया था और इस पहले नाम पर आपत्तियां थीं, लेकिन वो उतनी मजबूत साबित नहीं हुई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अड़चन था कि सुशीला कार्की न्यायमूर्ति रह चुकी थी और न्यायमूर्ति नेपाल में अगर एक बार पद संभाल लिया तो फिर दोबारा कोई और जिम्मेदारी न्यायमूर्ति नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस मामले में एक्सेप्शन किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है और एक समाधान निकाला है। संसद को भंग किया जाएगा और उसके बाद फिर सुशीला कार्की शपथ लेंगी। लेकिन ये तो हुई वो बात जो कि अब हम जानते हैं। जो बातें हम नहीं जानते हैं वो है उन समस्याओं के बारे में जो सुशीला कार्की के सामने होंगी, क्योंकि वो जो अपेक्षाओं का अंबार है उनके सामने खड़ा जेन जी, जिसको बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब नहीं है कि बाध्यताएं क्या होती हैं, उसे बस ये लगता है कि हमने जो किया है उसका फल लगातार तुरंत हमें मिलते रहना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की तारीख में सामने होंगी सुशीला कार्की के। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर डेस्परेशन में क्या होने जा रहा है। आर्मी बहुत ही सक्रिय है और जाहिर है कि ऐसे में जबकि एक प्रधानमंत्री सामने है तो फिर क्या प्रधानमंत्री किस किस तरह के फैसले लेंगे, प्रधानमंत्री के जरिए और क्या क्या उम्मीदें हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए क्या प्रधानमंत्री को इमरजेंसी भी लगानी पड़ सकती है।
ये तमाम प्रश्न है ऐसे में जबकि वो शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। एक अच्छा, और अपनी खास बात बात पूरी ये कीजिएगा। है- एक अपडेट मैं क्योंकि साथ ही साथ दर्शकों को दे दूं, क्योंकि लगातार ये चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के तमाम एजेंसीज पर चल रही थी। 8:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पहले ये सामने आया था कि सुशीला कार्की शपथ ले लेंगी, लेकिन अब 9 के करीब ऊपर हो चला है। या ये किस तरीके का डिले है या इसमें भी कोई पेच है? इसमें कोई पेच नहीं है। देखिए, अभी हमारी जानकारी ये है कि शीतल निवास जो कि राष्ट्रपति भवन है नेपाल काठमांडू में, वहां पर जो वीआईपी गेस्ट्स हैं उनका आगमन शुरू हो गया है और 2 दस्तावेज तैयार होने थे। एक तो जिसे संसद को भंग करना है वो दस्तावेज, और दूसरा जो शपथ ग्रहण होना है वो दस्तावेज। नए तरीके का ये दस्तावेज, इसलिए कि अमूमन प्रधानमंत्री जो होते थे वो संसद के सदस्य हुआ करते थे नेपाल में, लेकिन ये पहली दफा होगा जब अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे और संसद के सदस्य नहीं होंगे। तो ऐसे में जाहिर है कि थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन ये जरूर है कि सब कुछ अब सामान्य सा दिख रहा है। सामान्य होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सामान्य होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। एक सीजन्ड सीजी रह चुकी, चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की। दूसरी तरफ जेनजी, जिसे हर काम तुरंत चाहिए बिना भ्रष्टाचार के। अब देखना यह है कि ये सामंजस्य कैसे बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सुशीला कार्की ही जेनजी युवाओं की पहली पसंद थी। जेनजी युवा किसी भी हाल में सुशीला कार्की से इतर कोई और नाम पर सहमति नहीं चाहते थे। आखिर कौन है ये सुशीला कार्की, आपको ये बताते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। किसान परिवार में जन्मी और 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। 1972 में विराटनगर में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री की। इसके बाद 1975 में उन्होंने भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की, पीजी, और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत की शुरुआत की। इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वो सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। उनकी न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। 2010 में वे स्थानीय न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की को अपने सख्त रवैये और विरोध का सामना इसी कारण से उन्हें करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा। आरोप लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया। इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकती। सुशीला ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में फैसले दिए हैं, जिसमें 2012 में पूर्व सूचना मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराना प्रमुख है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दे चुकी हैं। यही वजह है कि जेनजी युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की बनी, क्योंकि युवाओं का यह आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कार्की ने कानून का क्षेत्र चुना। एक और दिलचस्प बात कि उनके परिवार का नेपाल कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला से निकट संबंध था। इस बीच सुशीला कार्की के पति भी सुर्खियों में हैं। सुशीला कार्की के पति, जी हां, सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाल के इतिहास में एक विवादास्पद घटना से इनका नाम जुड़ा है। सुशीला कार्की के पति का नाम नेपाल में पहला प्लेन हाईजैक से जुड़ा है। दरअसल 1973 में राजा महेंद्र के शासनकाल के दौरान
नेपाल का पहला विमान अपहरण हुआ था, हाईजैक। 10 जून 1973 को रॉयल नेपाल एयरलाइंस का जो विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, उसका अपहरण कर लिया गया था। इस विमान में 19 यात्री सवार थे, जिनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी शामिल थी। इस अपहरण का मुख्य उद्देश्य विमान में मौजूद यात्रियों से अधिक विराटनगर के बैंकों से लाए जा रहे 30 लाख रुपए की नकदी थी। इस अपहरण की योजना तत्कालीन नेपाली कांग्रेस के नेता और बाद में पीएम बने प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने बनाई थी। इसका मकसद राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाना था। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, जो समय हाल ही में जेल से रिहा हुए थे, कोइराला के करीबी सहयोगी थे। हाईजैक किए गए प्लेन को भारत के बिहार में फारबिसगंज में उतारा गया और लूटी गई राशि को बाद में कार से दार्जिलिंग ले जाया गया। सुवेदी और अन्य अपहरणकर्ताओं को बाद में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक जेल में रखा गया। 1975 में आपातकाल आता है। 1975 के आपातकाल में उन्हें रिहा कर दिया गया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी से सुशीला कार्की की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में पढ़ाई के दौरान हुई। सुशीला कार्की ने अपने पति के विवादास्पद अतीत के बावजूद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। नेपाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी तत्कालीन सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुनाना। यह नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग मंत्री को इस तरह की सजा दी गई हो। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख लोकमान सिंह कार्की को पद से हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें कनाडा में निर्वासन में जाना पड़ा। कार्की ने अपने फैसलों से न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, बल्कि न्यायिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उनकी निडरता ने उन्हें जनता के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बनाया, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जो भ्रष्टाचार और सत्तावाद के खिलाफ आवाज उठा रही है। और उनकी यही खासियत आज उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा रही है। लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हुआ। यह भी एक कहानी है, यह भी एक संघर्ष है। नेपाल में हिंसा की आग थमने के बाद भी कई तरह के दांवपेच चलते रहे, बैठकों का दौर चलता रहा। आज एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि आंदोलनकारी जेनजी युवाओं के निशाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी आ गए। जेनजी लीडर सीधे तौर पर धमकी दे रहे थे कि जल्द ही अंतरिम प्रधानमंत्री पर फैसला नहीं हुआ तो जेनजी युवा राष्ट्रपति पर भी हमला कर देंगे। आपको जेनजी नेता सुदन गुरुङ का राष्ट्रपति के नाम धमकी भरा बयान सुनाते हैं। आज तपाईको 10-11 बजे भित्रमा दाइ डिसिजन भएन भने हामी राष्ट्रपति कार्यालय घेराउ गर्छौं। राष्ट्रपति अस्ति हामीले सुनेको थियौं। नेपाल आर्मीले प्रयास गरिरहेछ। मैले देखिरहेछु नेपाल आर्मीले प्रयास गरिरहेछ। हैन, चिफ साहबले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। बिचारा 10 घण्टा भइसक्यो प्रयास गरिराख्नु भएको चिफ साहबले पनि, हैन। तर अझ पनि रामचन्द्र पौडेलले तपाईको नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेस हैन त नेपाली कांग्रेसको आधारमा म नेपाली कांग्रेसको उ भएको हुनाले चाहिँ यसले राजनीति खेलिरहेछ। दाइ, मेरो देशको सवाल छ दाइ, म गोली खान तयार छु। हामी सबैजना तयार छौं। 10 र 11 बजे भित्रमा यो डिसिजन भएन भने हजुरलाई ठोकेर राखिदिन्छ कि छातीमा गोली खाएर हामी अगाडि बढ्छौं। मैले चिफ साहब फोनमा हुँदाखेरि मैले भनिसकेको छु, त्यतिखेर नि मैले चेतावनी दिइसकेको छु। सुशीला म्यामलाई पनि चेतावनी दिएको छु, मैले चिफ साहबलाई पनि चेतावनी दिएको छु दाइ, हैन। हजुरले यो डबल कन्फर्मेसन गरिदिनु होला, किनभने टाइम भनेको थिएन हजुरलाई। तर म हजुरलाई टाइम भनिदिइहालेँ। नेपाली जनताको अगाडि मैले घोषणा गरेको छु दाइ, यो हामीले भिडियो अपलोड गर्दैछौँ दाइ। म जोक गरेको होइन दाइ, म भगवान कसम सिरियस हो दाइ। म फेरि इन्फर्म गरिदिनु होला प्लिज दाइ, म हजुरलाई रिक्वेस्ट गरिदिएँ, हैन। तर अब पनि भएन भने म रामचन्द्र पौडेललाई थुट्ने काम पहिलो हात मेरो नै हुन्छ दाइ। सीधे तौर पर राष्ट्रपति का घेराव और हमले की धमकी। ये युवा सुदन गुरुङ है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हामी नेपाल नामक एनजीओ का अध्यक्ष है। नेपाल में मौजूदा जेनजी क्रांति की नींव इसी सुदन गुरुङ और इनके एनजीओ हामी नेपाल ने रखी।
लिहाजा नेपाल की मौजूदा सियासी संकट में एक अहम रोल सुदन गुरुङ का भी है। सुदन गुरुङ इस वीडियो में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए नेगोशिएशन में लगे नेपाल आर्मी के ब्रिगेडियर को भी धमका रहे थे। कह रहे थे कि रात 11 बजे तक अगर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला नहीं किया गया तो आंदोलनकारी युवा राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ेंगे। नए टारगेट के तौर पर राष्ट्रपति को अब निशाने पर लेने की वजह भी सुदन गुरुङ ने बताई। सुदन गुरुङ ने खुलकर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चूंकि कांग्रेसी हैं, यही वजह है कि वो अब हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की मौजूदा सियासी संकट में आगे का भविष्य तय करने का सारा दारोमदार इस वक्त तो राष्ट्रपति के हाथों में। लिहाजा सभी की नजरें शीतल निवास यानी राष्ट्रपति भवन पर टिकी थी। राष्ट्रपति, सेना और जेनजी आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर भद्रकाली तक मंथनों का दौर चला। इस दौरान कई समस्याओं पर बातचीत हुई। दरअसल जेनजी आंदोलनकारी युवा हर हाल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सुशीला कार्की देश की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और नेपाल के संविधान में यह प्रावधान है कि जो एक बार शख्स मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर जीवन में कोई भी पद ग्रहण नहीं करता, खासकर राजनीतिक पद। दूसरा पेच ये कि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री मौजूदा सांसद ही बन सकता है, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए संघीय संसद का सदस्य होना जरूरी है, जबकि सुशीला कार्की संसद के सदस्य नहीं हैं। काफी मंथन के बाद इन दोनों प्रावधानों का तोड़ निकाला गया, हल निकाला गया कि कैसे नेपाल के कानून विशेषज्ञों ने वो हल कैसे निकाला, ये समझिए। नेपाल के जेनजी का आंदोलन वहां की सियासत पर एक बड़ा और गहरा असर डाल रहा है। अब बात पुराने नेताओं की पूरी तरह से सियासत पर बेदखली पर आ गई। मौजूदा वक्त में नेपाल के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर राजनीति से सामूहिक संन्यास लेने का दबाव बढ़ रहा है। अब कौन है? नाम है केपी शर्मा ओली। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। कार्यकाल इनका रहा है 2015-16, 2018 से 21, 2021 और 2025। अगला नाम पुष्प कमल दहल, प्रचंड। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर। कार्यकाल रहा 2008 से 9, 2016 से 17, 22 से 24। नाम अगला शेर बहादुर देउवा, पार्टी नेपाली कांग्रेस। कार्यकाल रहा 2017, 18, 21 से 22। अगला नाम माधव कुमार नेपाल, पार्टी सीपीएन, यूनिफाइड सोशलिस्ट। कार्यकाल रहा 2009 से 11। अगला नाम झलनाथ खनाल, पार्टी सीपीएन, यूनिफाइड सोशलिस्ट। कार्यकाल 2011 से 11 तक ही रहा। अगला नाम बाबूराम भट्टाराई, पार्टी थी नेपाल सोशलिस्ट पार्टी। कार्यकाल 11 से 13 का रहा। ये तमाम नेता नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों से जुड़े हैं। इन्हीं पार्टियों के दूसरे पंक्ति के नेताओं ने नई व्यवस्था के गठन से पहले इस बात को लेकर के आंतरिक चर्चाएं तेज कर दी कि लंबे समय से नेपाली राजनीति पर छाए ये पूर्व प्रधानमंत्रियों को सक्रिय राजनीति से विदाई दी जाए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नेताओं को रिटायर करने की बात हो रही है। जानकारी के मुताबिक इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी कर राजनीति से संन्यास लेने का दबाव है। इस पहल का समन्वय चारों दलों के पदाधिकारियों और नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अभी नेताओं पर यह संकट आया क्यों? ऐसा क्योंकि 1, 2, 3 नहीं 6 पूर्व प्रधानमंत्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेताओं की सियासत पर खतरा मंडरा गया और नेपाल के जेनजी युवा क्यों इन नेताओं के खिलाफ अपने ही देश को हिंसा की आग में झोंक रहे थे? वैसे तो इसका जवाब है, लेकिन एक जवाब इनके बच्चों की लग्जरी लाइफ है। कई जवाब है। एक जवाब यह है कि लग्जरी लाइफ इनके बच्चों की।
जो नेपाल के युवाओं को सबसे ज्यादा खली। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे। विरोध हुआ, बवाल हुआ, नेताओं पर वार हुआ और नेपाल की क्रांति की नई इबारत लिखी जाने लगी। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जेनजी युवाओं में किस कदर आक्रोश है, सबसे पहले उसकी 3 तस्वीरें देखिए। पहला वीडियो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का है, जिन्हें बुरे तरीके से प्रदर्शनकारी युवाओं ने लहूलुहान कर दिया। दूसरे वीडियो में देउवा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा को उनके आवास में घुसकर लात खूंसों से पीटा गया। तीसरा वीडियो नेपाल के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल का है, जिन्हें सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जेनजी युवाओं में सिर्फ भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ही गुस्सा नहीं है, बल्कि उनके अय्याश बच्चों या यूं कहें कि नेपो किड्स के खिलाफ भी जमकर आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेताओं के ये बच्चे जनता के टैक्स के पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं। राजनेताओं के बच्चे विदेशों से महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, लग्जरी सामान खरीद रहे हैं, उनका रहन सहन आलीशान है, जबकि नेपाल की आम जनता परेशान है। ये नेपोटिज्म भी नेपाल के सुलगने की एक अहम वजह है। आइए आपको बताते हैं कि नेपाल के ये नेपो किड्स कौन हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड गॉगल्स, समंदर किनारे वेकेशन और एक लग्जरियस लाइफ। ये तस्वीरें हैं नेपाल की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। उनके खिलाफ युवाओं का गुस्सा इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई। श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं। 1918 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं। उनकी लग्जरी लाइफ और विदेशों में घूमने की वजह से नेपाल के युवा उन नेपो किड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। श्रृंखला पर आरोप है कि 2018 में पिता के प्रभाव की वजह से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जगह मिली। मिस वर्ल्ड की तैयारी के लिए दिए गए पैसों में 25 लाख नेपाली रुपए का हिस्सा नहीं दिया गया। श्रृंखला के खिलाफ शिकायत की गई, पर केस दर्ज नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पिता के राजनीतिक दबाव की वजह से श्रृंखला पर एक्शन नहीं लिया गया। वैसे विरोध खातीवाड़ा पर भी 2.5 करोड़ नेपाली रुपए के गबन का है। पति के साथ रंगीन जिंदगी का मजा ले रही है ये शिवना श्रेष्ठा। शिवना श्रेष्ठा सिंगर हैं, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की बहू हैं। उन्होंने देउवा के बेटे जयवीर सिंह देउवा से शादी की है। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें वो एक शानदार जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवना और उनके पति के पास करोड़ों की संपत्ति है। शिवना और उनके पति ने पौष इलाके में 10 एकड़ की जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल रुपए का पूरा हिसाब नहीं दिया गया। राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सस्ते दामों पर जमीन खरीदने का आरोप लगा। अब स्मिता दहल की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें उनकी शादी की हैं, जिसकी शान शौकत का अंदाज आप लगा सकते हैं। कुछ तस्वीरों में स्मिता अपने पति के साथ एक लग्जरियस होटल सोफे पर बैठी नजर आ रही है। पिंक ब्रांडेड साड़ी और ब्रांडेड ज्वेलरी पहने हैं। तस्वीर में दोनों खुशी के पल बिताते दिख रहे हैं। दरअसल स्मिता दहल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया पुष्प कुमार दहल प्रचंड की पोती है, जो जेनजी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। आरोप है कि स्मिता दहल लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती है, एक शानदार जीवन जीती है। सुप्रिया श्रेष्ठा की वीडियोस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लग्जरियस लाइफ वो जीती है। विदेशों में सैर सपाटा, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड ज्वेलरी का शौक रखने वाली सुप्रिया शानदार जिंदगी जी रही है। नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की भी तस्वीरें सामने आई। दरअसल सुप्रिया श्रेष्ठा पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताई जाती है, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि उनसे कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर श्रेष्ठा को अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आना पड़ा है। नेपाल हिंसा के बाद सौगत थापा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों में सौगत विदेशों में घूमते नजर आ रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने दिख रहे हैं, महंगे सनग्लासेस लगाए हैं और एक लग्जरियस लाइफ जीते तस्वीरों में दिख रहे हैं। दरअसल सौगत थापा नेपाल के नेता और कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। सौगत थापा काफी अमीर हैं और लग्जरी कारों का शौक रखते हैं। यही वजह है कि वो नेपाल के युवाओं के निशाने पर है।
जाहिर है नेपो किड्स की वो शान शौकत भरी जिंदगी क्रांति के इस दौर में जेनजी प्रदर्शनकारियों की आंखों में चुभ रही है। तो सीधा इस वक्त आपको लिए चलते हैं नेपाल। इस वक्त सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय ज्यूहरू समक्ष बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँ सफल हुनुहोस्, देश सफल होस्, जनता बचोस्। धन्यवाद। एक नया अध्याय कह सकते हैं, या फिर एक नया चैप्टर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी और भी पन्ने बाकी हैं। सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री। और अब जाते जाते बात लोकतंत्र के एक ऐसे योद्धा की जिसने चुनाव आयोग जैसी संस्था को देश की जनता के बीच जवाबदेह बनाया। राजनीति और चुनाव प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता के लिए 2 दशक से अधिक लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी। नाम है प्रोफेसर जगदीप एस छोकर। जगदीप छोकर ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संस्थापक थे। यह वही ADR NGO है जिसने भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किए, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आवाज उठाई, नोटा का विकल्प सुनिश्चित कराया और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाकर लोकतंत्र को नागरिकों के करीब पहुंचाया। छोकर साहब का आज दिल की धड़कन रुकने से निधन हो गया, लेकिन जब जब देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोगों का जिक्र होगा, उनके प्रयास लोकतंत्र की धड़कन बने रहेंगे। ये देश प्रोफेसर जगदीप एस छोकर का हमेशा आभारी रहेगा। न्यूज़ 24 परिवार भी उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के